अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो कुछ गप है और कुछ सच है। बात हो रही है टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की और कुछ मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप को लाया जाए 6 माह से 2 साल तक जिसकी मुद्दत का तयन किया जाए। और ये भी कि जो IMF का जो बेल आउट प्रोग्राम है वो अब तक हम तक नहीं पहुँच पाया है क्योंकि उसमें टफ डिसीशंस इन्वॉल्व हैं और जो पोलिटिकल लोग होते हैं वो पोलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ती है टफ डिसीजंस लेने की। जैसे 800 बिलियन का अगर रेवेन्यू टैक्सेस में पैसे और लगाने हैं तो आप किस तरह लगाएंगे, और स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करना है तो उसके लिए भी अब तक क्या किया गया है। डार साहब बड़े गुस्से में कह रहे थे कि कोई मुल्क दिवालिया नहीं होने जा रहा। उनका गुस्सा ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल। और साथ ही साथ एज वी स्पीक फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो सुलेमान शहबाज के दोस्त से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछें सुलेमान साहब से कि शहबाज शरीफ साहब और क्या चाहते हैं। हमें फौजियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने फैसले खुद करने चाहिए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इस मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी और अवाम के जो उमंगे हैं उसके हवाले से सिक्योरिटी खदशात को भी हाई लेवल पर लिया जाएगा। अब इन तमाम तर चीज़ों में फवाद चौधरी साहब का ये शोशा ही है या सच है? सुनिए क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहां पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम खम करना होगा। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका से एक दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। शायद फवाद चौधरी साहब को एमनीजिया हो गया है या वो ज़ाहिर है अपनी याददाश्त भूल गए हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, रजा बाकर साहब कहाँ से आए थे जिस इकॉनमी का ये वावेला मचाते हैं कि हमारी इकॉनमी कितनी स्टेबल थी, इतनी ज़बरदस्त हुकूमत जा रही थी। और इमरान खान साहब तो एक हकीकत है जिसको मानना पड़ेगा और पाकिस्तानी सियासत उनके बगैर बांझ है। ये फवाद चौधरी साहब ने आज बताया भी। और अब उनको टेक्नोक्रेट्स बुरे लग रहे हैं, लेकिन अपने वक्त में जब ज़रूरत पड़ी तो शौकत तरीन भी हो गए, शेख साहब भी हो गए। पूछिए ना कहाँ है रजा बाकर साहब, शेख साहब कहाँ हैं, तशरीफ़ रखते हैं और क्या क्या डिसीजन उन्होंने ली जिस राह पर अब आज हम खड़े हैं। क्या ये टेक्नोक्रेट सेटअप वाकई लगाया जा सकता है? आईनी तौर पर तो इसमें एक ही हवाले से हो सकता है और वो ये है कि इमरजेंसी लगा दी जाए मुल्क में। वो भी क्या आईनी तरीके से लगेगी, जिस तरह आईनी तरीके से अदम एतमाद आया था और जिस आईनी तरीके से पंजाब असेंबली भी तहलील होने जा रही है। और इमरान खान साहब ने आज सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें दूर दूर तक इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे। अगर दूर दूर तक इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे तो असेंबलियां 11 से पहले तहलील करेंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इस पर मौजूद है हमारे साथ जी चौधरी शाफे हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपका शाफे साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये फरमा दीजिएगा, ये टेक्नोक्रेट सेटअप ये कुछ सच है कुछ गप है? शब्बर जैदी साहब एक हालिया इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। वहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये ख्याल है कि ये जो सख्त फैसले करने हैं, ये जो कड़वे घूंट पीने हैं, ये सियासतदानों के बस की बात नहीं है क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल कॉस्ट अटैच होती है जो वो नहीं देना चाहते। आप क्या समझते हैं सर, इमरजेंसी के हवाले से ये मामला और टेक्नोक्रेट सेटअप पर आपकी क्या पोजिशन है? वालेकुम अस्सलाम। आप जो बात कर रही हैं शब्बर जैदी साहब की, वो मैं देख रहा था कि काफी चैनल ने उनको पिक किया हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये टफ चॉइस देनी पड़ती है, तो ये जो अभी गवर्नमेंट है इसमें तो स्टार्टिंग में आके टफ चॉइसेस ली हैं काफी। और जो बात हो रही है आजकल IMF के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 हफ्ते दे देने चाहिए, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी IMF के हवाले से। और आई थिंक बाय फरवरी इकॉनमी के हवाले से भी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी बाय फरवरी मार्च।
अच्छा सर, क्योंकि आज इसहाक डार साहब ने काफी गुस्से में कहा कि दिवालिया होने वाले जो ये अफवाहें हैं वो फैलाना बंद करें, और जिन्होंने इस मईशत का बेड़ा गर्क किया है वही इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो 800 बिलियन रुपए टैक्सेस में लगने हैं मजीद, आपको लगता है ये डार साहब अब तक ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं? हमारा 9वां और 10वां राउंड IMF के साथ शुरू होने जा रहा है, तो आपको उन्होंने कॉन्फिडेंस मिल गया है, या जाहिर है आप इत्तेहादी की तरह ही हैं उनके लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मईशत वाला मामला है इसमें कोई तब्दीली या कोई बेहतरी ला सकेंगे डार साहब? जी, बड़ी उम्मीद है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इसमें काफी बेहतरी लेके आ सकेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि एक तो IMF को वापस ट्रैक पर लाना, और उसके अलावा जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हमें बड़ा फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ मैं समझता हूँ IMF के ऊपर हमें सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए, IMF के साथ भी चलना चाहिए, और साथ में जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं तो उनके ऊपर भी काम तेजी उनके ऊपर करने की जरूरत है। जी ठीक है चौधरी शाफिज साहब, ये सब मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन जाहिर है पंजाब असेंबली का एक बड़ा मुअम्मा चल रहा है। लोग यहाँ पे शर्तें लगा रहे हैं कि परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील करेंगे भी कि नहीं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमसे लिखवा लीजिए कि चौधरी परवेज इलाही असेंबली नहीं तहलील करेंगे। आपकी क्या रीडिंग है सर? ये चीजें जो है ना, अक्सर मैं तो ये समझता हूँ कि उनका अपना तो ये उनका है कि नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने तो एक बयान में भी कह दिया था कि जी 98% जो MPs हैं वो चाहते हैं कि जी असेंबली तहलील ना हो। तो बाजार तो ये लगता है कि उनका तो अपना ही दिल है कि ना हो, मगर इमरान खान सब चाहते हैं कि हो जाए, और ये मामला चल रहा है। अब हो सकता है कि 11 से पहले हो जाए या 11 से आगे डेट चली जाए, मगर मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अब कोर्ट्स में भी की आगे डेट्स ना पढ़नी शुरू हो जाए, इससे कि वो फिर अनसर्टिटी हो जाती है, और जब अनसर्टिटी होती है किसी भी एक सूबे में तो ओवरऑल उसका पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। ठीक है सर, पंजाब जाहिर है सबसे बड़ा सूबा है और इस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब आपके पास जो मजीद ऑप्शंस हैं, कामिल अली आगा साहब को जो आप लोगों ने फारिग किया है और चौधरी सालिक साहब को रिप्लेस भी कर दिया है उनसे, एक तो सर बता दीजिए कि कामिल अली आगा को निकालने की क्या जरूरत पेश आई सर? कामिल अली आगा साहब जो है उन्होंने इजलास बुलाया था इधर पंजाब का, वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसमें उन्होंने बड़ी गैर मुनासिब बातें की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में। हालांकि हमारे पार्टी का कामिल अली आगा था बंदा, उसने कहा कि जी प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब वो अब नहीं रहे, और इस इजलास ने फैसला कर लिया, तो आईनी तौर पर जो है वो पंजाब का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के पार्टी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को नहीं हटा सकता। और मैं समझता हूँ ये कामिल अली आगा जो है ये सारी उम्र शुजात साहब से काम लेता रहा, और शुजात हुसैन साहब ने ही बात पीपल्स पार्टी के जो डिफरेंस था वोट्स का वो इसको मिले कामिल अली आगा को, तो ये सेंटर बना था। और हमें तो बड़ी हैरानगी हुई है, वो कई लोग होते हैं ना उनको इज्जत नहीं रास आती, तो कामिल अली आगा मेरा ख्याल में उनमें से है। सर ये फरमा दीजिएगा कि आपने देखा होगा मुनीस इलाही साहब के राब्ते बड़े तेज हो गए हैं, जो द्रेशक जो निकाला था परवेज इलाही साहब ने, जिनको बरतरफ कर दिया था, उनको जाके मना भी ले आए हैं, और वो 4 वोट उनकी फैमिली के बनते भी हैं पंजाब असेंबली में, तो ये 4 वोट तो हो गए उनके। फिर वो 10 जो परसीव किए जा रहे हैं जो काफ लीग के वोट हैं, वो भी परवेज इलाही साहब के लिए ही हैं। इस पर आप सर कोई नजरसानी करेंगे कि क्या ये फैसला चौधरी शुजात हुसैन साहब का होगा कि कौन कहाँ जा रहा है, या आपको लगता है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर उन्होंने सपोर्ट किया परवेज इलाही साहब को? ये क्या मुअम्मा होगा इसमें? जो MPs को डीसीट करने वाला मामला है, और भी जो मामला हैं, आइन के मुताबिक तो जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं इस मामले में। और बाकी ये जो नंबर गेम है पंजाब असेंबली में, मैं तो समझता हूँ कि अभी इसमें शायद कुछ दिन लग जाए। इसमें तो आपको पता है कि लास्ट मिनट तक किसी को कुछ नहीं पता होता, उससे पहले हर कोई बस सोच ही रहा होता है कि जी फलाना इधर आ गया तो फलाना वहां चला गया। ये तो फिर लास्ट जब फैसला का दिन होएगा उस दिन ही पता लगेगा। नहीं, लेकिन आपके 10 वोट कहाँ जा रहे हैं सर? उनको इजाजत है जहां जाना चाहें वहां चले जाएं, या उन पे कोई कदगन है? नहीं, वो तो अगर हम उनको मतलब कि आईनी तौर पर डिसीट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, मगर वो जो 10 MPs हैं उनमें से जो है वो तो शुरू से ही मेजोरिटी तो उन्हीं के साथ है।
अच्छा फरमा दीजिएगा, तो अब ये आपको लगता है कि दोनों भाइयों में सुलह हो सकती है? क्योंकि जाहिर है कि गुफ्तगू इस तरह की हो रही है, लेकिन फिर मुनीस इलाही साहब भी गुफ्तगू कर देते हैं कि नहीं हो रहा है मामला। फिर चौधरी सालिक साहब ने भी एक दो इंटरव्यूज में कहा है कि मुनीस इलाही साहब इज द कॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ सर एक और आप बात अगर उस पर नजर डाल सकें कि चौधरी परवेज इलाही साहब जाहिर है जो काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, एकदम से काबीना में एक वजीर को ऐड कर देना कास्त्रो साहब को, उसकी क्या वजह थी सर? तो मुझे तो ये लग रहा है कि उनको है कि शायद टाइम थोड़ा है, जितने लोगों को खुश कर सकते हैं, जितने और असिस्टेंट मशीर बना सकते हैं बना लें। अभी अराउंड पंजाब में 80 असिस्टेंट मशीर तो बन गए। अच्छा। और हाँ जी, और मतलब कि जिन लोगों की ऑन ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, उनमें से काफी लोगों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का कंप्लेंट सेल्स का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो उस पर भी मेरे ख्याल में किसी चीज को देखना चाहिए। और जहाँ बात है सुलह की, रियाज साहब ने तो हमेशा अपना हाथ बिठाया है, मगर जो है ना वो दूसरी साइड से, दूसरी जो हमारे खानदान की साइड है वो लग नहीं रहा कि वो सुलह करना चाहती है। और मैं तो हमेशा समझा था कि खानदान में सारों को इकट्ठे चलना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत करें सारे और फिर मुल्क को भी मजबूत करने में कोशिश करें। मगर मुनीस इलाही साहब ने कुछ महीने पहले ही कह दिया था रियाज साहब को कि जी बेहतर है सारे सियासत अपनी अपनी करें, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो अपनी सियासत अकेली कर सकते हैं। अच्छा सर फरमा दीजिएगा कि ये काफ लीक वाला जो मामला है ये तो चले अपनी जगह है, लेकिन जो कह के जाए घर से कि मैं बस बनी गाला जा रहा हूँ, इमरान खान साहब को टाल के आ रहा हूँ, फिर वो वापस ना आए, लेकिन वही आदमी कहे कि मैं असेंबली तहलील करने में मिनट ना लगाऊंगा, तो किस पर यकीन किया जाए? या कुछ भी कर सकते हैं परवेज इलाही साहब? ये तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, आप नहीं सोचते कि परवेज इलाही साहब अपनी बात से फिरेंगे? पास्ट में क्या ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने कोई बात में इस तरह से दुआए खैर तक आई हो बात और फिर वो पलट गए हो? क्या ऐसा कभी पहले हुआ है दो भाइयों में के दरमियान? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम। ठीक है सर, एक और जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि नून लीग के साथ एक जाहिर है काफ लीग का एक हिस्ट्री रही है और वो नहीं ट्रस्ट करते, एक ट्रस्ट डिफिसिट पाया जाता है। क्या अब वो ट्रस्ट डिफिसिट आपको लगता है जरदारी साहब के बीच में पढ़ने से या इन मामलात से, मुलाकातों से, क्या वो ट्रस्ट डिफिसिट कम से कम चौधरी शुजात साहब के एंड पे खत्म हो गया है? और अगर तो सपोजिंग अब उनको ये कन्विंस करना पड़े नून लीग को, सपोजिंग कि सीएम परवेज इलाही साहब ही रहें और मुद्दत असेंबली पूरी करे, तो क्या नून लीग का वोट परवेज इलाही साहब को मिल सकता है? मगर वो कह चुके हैं कि हमें नहीं चाहिए उनका वोट। वो तो क्लियरली वो कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, नून लीग का वोट नहीं चाहिए हमें। तो ये सर पार्टी फिर काफ लीग तो आपकी हो गई, तो ये इनका क्या होगा? ये कोई नई पार्टी बनाएंगे? पार्टियां तो देखें बन भी जाती है नहीं, और उनका मेरे ख्याल में प्लान भी कुछ 4-5 महीने पहले तो था इनका प्लान बनाने का, कोई वो नाम वगैरह रजिस्टर सुनने में आया था, करवा रहे हैं कोई नई पार्टी बनाने के लिए। सर आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? आपके ख्याल से क्या पंजाब असेंबली को चलना चाहिए? क्या इसे अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? क्या इस वक्त तहलील नहीं होने चाहिए? हमें अक्टूबर तक का इंतजार करना चाहिए? क्या ये टेक्नोक्रेट सेटअप को सपोर्ट करना चाहिए? मुद्दत तो पूरी करनी चाहिए जी जी, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहूंगा कि जो कुछ पंजाब में पिछले 4 साल में होता रहा है और जो अभी भी पंजाब में हो रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। जिस तरह की पिछले 5-6 फ्रेंकली स्पीकिंग 5-6 साल से और वो चल रही है करप्शन, ना तो इस पर बड़ा वो अफसोस है जिस हिसाब से करप्शन हो रही है, और जिनका जो एमपी का काम है या जिन मिनिस्टर्स का वो काम है वो काम ही नहीं हो रहे, मतलब अपनी मिनिस्टर्स में डिलीवर नहीं किया जा रहा। बस मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी के लोगों के ज़हन में यही है कि टाइम थोड़ा है, तो जितना हम माल पानी बना सकते हैं बना लें, जितनी लूटमार कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पीएमएलएन ने अगर नहीं एतमाद का वोट हासिल कर सके और नून लीग के पास हुकूमत आ गई, तो आपको लगता है कि करप्शन के केसेस पर होगी रुकावट, वो डालेंगे उस पर कोई नजर, या क्योंकि बहुत सारी चीजें मामला फहमी में और मसलियत पसंदी में गुजर जाएगी? कि अगर किसी ने किसी पर करप्शन के ऊपर देखना ना, सबसे पहले उसको अपने देखना चाहिए कि वो कितना कोई करप्शन फ्री है, फिर किसी और को ऊपर उंगली उठानी चाहिए। अच्छा सर, ये स्मॉग के हवाले से जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर लाहौर वाले परेशान हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी मजीद बढ़ा दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा एक हफ्ते में मजीद कुछ हुआ कि इस मामले में कोई आपकी हुकूमत, आपको लग रहा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो भी है अनस्टेबल या स्टेबल, वो कुछ कर रही है इस पर? स्मॉग आपको पता है कि काफी मतलब कि सीरियस मामला है स्मॉग का लाहौर में, और एवरी ईयर जो लाहौर है वो डिक्लेयर हो जाता है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड।
लास्ट गवर्नमेंट में ये प्लान था पहले साल में कि जी जो भट्टे हैं जिनसे ईंटें बनती हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो जो भट्टों से धुआं निकलता है वो हार्मफुल ना हो। तो अभी तक मेरे ख्याल में सिर्फ 15 या 20% वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हुए हैं। और ऊपर से आपका मेन जो ये पोल्यूशन है ये है व्हीकल्स के से, ट्रक्स के व्हीकल से, रिक्शों से, बसेस से। इसके ऊपर कोई सिस्टम बनना चाहिए जिसमें यूके में एक MOT का सिस्टम होता है कि कोई भी गाड़ी है या रिक्शा है वो रोड के ऊपर अपने जो इसको स्मोक को ठीक कराए बगैर रोड पे नहीं आ सकती। एक प्रॉपर उसका एक सिस्टम होना चाहिए। प्लस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी दुनिया आगे चली गई है, पाकिस्तान तो अभी काफी उसके पीछे है। मगर मेन जो रीजन है ये गाड़ियों से जो स्मोक निकल रहा है इसी की। सर एक स्पेशल मुशीर को इसके जिम्मे भी इसका भी जिम्मा दे देना, आपके घर में ही बैठे सीएम, उनको मशवरा दे दें सर। ओके चौधरी जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। वक्फा लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जानती है कि उनके साथ कुछ आईनी होने जा रहा है या गैर आईनी, बात करते हैं वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टू गूंज। खान साहब ने आज ये कहा है सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि एक तो उनको इंतखाबात दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ये हो सकता है कि शायद स्मॉग जो लाहौर में है उसकी वजह से ना दिखाई दे रहे हों या कोई वाकई हकीकतन उनको लगता हो कुछ हो रहा है। फिर ज़ाहिर एक ऑडियो लीक आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब सुलेमान शहबाज साहब के दोस्त से फरमा रहे हैं कि बात कीजिए और हमें फ़ौजियों की तरफ नहीं देखना चाहिए और जो मुल्क में करना है वो हमें अवामी नुमाइंदगी के साथ खुद फैसले करने चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से उन्होंने हाल ही में जैसे एज वी स्पीक अपने फेवरेट चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फरमाया है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये PTI सिर्फ वावेला मचा रही है और बातें कर रही है। लेकिन यहाँ तक हम आपको बता सकते हैं कि इन बातों में सदाकत है। टेक्नोक्रेट सेटअप की बात बहुत सीरियसली की जा रही है और इस हवाले से भी की जा रही है क्योंकि IMF का जो बेल आउट प्रोग्राम है वो अब तक सस्पेंडेड है। 9वां और 10वां राउंड होना है, 800 बिलियन रेवेन्यू टैक्सेस में डलना है। वो कैसे डलेगा, क्यों डलेगा और क्या ये पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो विथस्टैंड कर सकती है नून लीग और मजीद टफ डिसीजंस लेने की। साथ ही साथ ऑफ कोर्स पंजाब असेंबली का मामला भी चल रहा है और अगर टेक्नोक्रेट सेटअप लाना है तो इसके आइन में जो तरीकाकार वजह है उस पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब, जाहिर है कि लीगल एक्सपर्ट के तौर पर भी हमें ज्वाइन करें और नून लीग से भी। सर वो आइनी तरीके से जो आप लेकर आए थे अदम एतमाद, वो तो चले इमरान खान साहब को ले गई, लेकिन अब आपको हटाने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए जो बातें हो रही हैं वो तो आईनी तौर पर जो तरीकाकार है वो इमरजेंसी लगा के की जा सकती है। तो इसका पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सना ये गॉसिप चलता रहेगा। पाकिस्तान में पहले भी टेक्नोक्रेट्स आए, मोइन कुरैशी जैसे वर्ल्ड बैंक के लोग आए और भी लोग आए, शौकत अजीज को भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली लाया गया। मसले का हल टेक्नोक्रेट से नहीं है, मसले का हल है कि इस मुल्क में आईनी, माशी, माशराती, अदालती, पार्लिमानी बहरान है और शदीद बहरान है। बहरान और सियासी बहरान हल करते करते अपना माशी बहरान, और ये आज शुरू नहीं हुआ, ये 2014-15 से शुरू हुआ है जब धरना ताहिरुल कादरी साहब आए, पार्ट 2 आए, फिर इमरान खान साहब आए और उन्होंने उस वक्त कहा था कि बिलें जला दो और आप पैसे बैंकिंग चैनल से ना भेजें और सिविल नाफरमानी करो। तो ये पाकिस्तान को जो क्राइसिस में लाने का मंसूबा था ये बड़ा पुराना है। कितने अंदर के लोग मिले हुए और कितने बाहर की, ये सोचने की बात। मगर नुक्ता यह है कि टैक्स गरीब पे लगे, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। और एक बात और बता दूं, जो आज आके नहीं बैठेगा टेबल पे वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। बात सारी ये है कि आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए मईशत पे, माशरत पे और सियासत पे। और ठीक बाज लोग ठीक कहते हैं कि ये सियासी लोग ही बैठ के सियासी मामलात को हल करेंगे तो ये मसला हल होगा। ना राइट से कोई कर सकता है ना लेफ्ट से। ये बहुत तजुर्बा हमने 40 साल कर लिए हैं, राइट लेफ्ट, ये माहिर है वो माहिर है। कौम को माहिर होना है, कौम को ये बताना है, कौम को ये जगाना। और जो हमारे सिविल इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबू लोग हैं, जो ठेकेदारी में बैठे हैं, जो वजारतों में बैठे हैं, जो इदारों में बैठे हैं, जो अपने BMW से नीचे नहीं उतरते हैं, जो अपने प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आते, उनको बताना पड़ेगा कि जब कौम बहरान में है तो आपको भी बहरान में आना है, आपको भी सेक्रीफाइस करना। और फिर पसंद आए या ना आए किसी की शक्ल किसी को, आपको बैठना पड़ेगा। बेगर बैठे कोई बाहर से आके नहीं करेगा। अगर कोई बाहर से आएगा तो आपकी सलामती और खुद मुख्तारी दांव पे लग जाएगी। मैं समझता हूं
कि अगर हम सियासी तौर पे एक नुक्ते पे पहुंच जाते हैं, 5 साल के लिए हम ये कहते हैं कि आए जी हम, देखिए पार्लियामेंट में होना चाहिए ना चीजें डिस्कस। अगर सारी जमातें पार्लियामेंट में आके बैठे और कहें अगला 5 साल हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए, हम पेट्रोल को सस्ता करें या महंगा करें, या डॉलर को नीचे लाएं या ऊपर ले जाएं, खारजा पॉलिसी क्या होगी, दाखिला पॉलिसी क्या होगी, डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होगी, ओरिएंटेशन पॉलिसी क्या होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये वक्ती तौर पे जब हम कुछ करते हैं तो IMF का प्रोग्राम आ जाए या कोई भी प्रोग्राम आ जाए, फिर एक बहरान जन्म ले लेगा। और फिर हमें अपने खारजा पॉलिसी को भी, जो इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, उसको भी ठीक करना होगा कि आज हमारे इस्लामी ममालिक भी हमारे साथ नहीं है, हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ नहीं है, और जो इमरान खान बैठ के करता है हर रोज एक धरना, एक दूसरी चीज, और ये जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये अचानक नहीं हुई है, ये कोई गेम प्लान का सर, ये बहुत इंटेलेक्चुअली, बहुत ही आइडियोलॉजिकल आप गुफ्तगू कर रहे हैं। पता नहीं आप पाकिस्तान के हालात को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मतलब यहाँ पर एक वावेला मच जाता है पंजाब असेंबली को तहलील होने के वक्त पर। मैं नासिर हुसैन शाह साहब को वेलकम करूंगी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमा। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब कि आपकी तो आमद पे पाबंदी लगाने का जिम्मा दे दिया है पंजाब को फवाद चौधरी साहब ने, कि आप आते हैं तो फिर बोरियां भी आते हैं, जमीर भी खरीदते हैं, और वो पैसे की बोरियां सर कैसे लाते हैं? वाकई बोरियों में आती हैं या किसी और तरीके से आती हैं? और ये भी कि पंजाब में इस वक्त जो अदम एतमाद आना था, जो फौरी तौर पर असेंबली तहलील होनी थी, उसको रोकने में जरदारी साहब की बड़ी कामयाबी है। सर ये बता दीजिएगा कि मेजॉरिटी होने के बावजूद जरदारी साहब का इतना हाथ कैसे होता है? क्योंकि नून लीग का मेजॉरिटी है, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो आके मामलात को हमेशा बेहतर तौर पर सेटल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, कोई बोरियां, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं, ये सिर्फ इल्जामात है। बड़ा अजीब है कि जब इनके लिए कोई मसला हो और सेनेट हो, दीगर चीजें हो, जब लोग इनकी सपोर्ट करें तो उस वक्त उनकी जमीर जो है वो जाग जाते हैं, और जब PTI के खिलाफ वोट इस्तेमाल हो तो फिर वो जी जमीर फरोश हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने खुद देखा कि मोहतरम वजीर आला परवेज इलाही साहब ने खुद कहा है कि हमारे 99% लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि असेंबलियां टूटे। तो अगर वो चाहते वो खुद हैं कि असेंबलियां ना टूटे, तो इसलिए इनके पास अक्सरियत नहीं है। और जरदारी साहब अगर वहां बैठते हैं और अफ़ाम और तफ़हीम की भी बात करते हैं, और एक चीज जो बहुत वाज़ेह है कि आप देख लें कि इस वक्त एक वो लोग हैं जो असेंबलियों का इस्तेकाम चाहते हैं, उसकी बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट की, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसकी तहलील करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपना टाइम जो है वो पूरा ना करें। तो ये दो रवैये हैं जो अब सबको समझने चाहिए कि खान साहब जब से इक्तदार से बाहर हुए हैं तो वो चाहते हैं कि सब चीज ही इधर उधर हो जाए, और वो जो सॉरी मेरा गला कुछ खराब है, नहीं, वो जो बातें किया करते हैं खान साहब जहाद की और दीगर चीजों की, वो सिर्फ हुसूल इक्तदार है और कुछ भी नहीं है। इक्तदार है तो सब कुछ है, इक्तदार नहीं है तो वो कहते हैं कि जी कुछ भी ठीक नहीं है, सब गलत है, मैं ही ठीक हूं। तो ये जो मैं वाली बात है वो बहुत ही गलत है। और आप देख लें, अगर उनके पास मेजॉरिटी हो तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है क्यों नहीं ले रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है? अगर गवर्नर साहब ने उन्हें कहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो इसमें उन्होंने कौन सी गैर आईनी बात की? आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर CM साहब को ये कह सकते हैं, और वो इसलिए गवर्नर साहब ने ये जल्दी की इसमें कि जिस तरह की बातें थी कि उनके ऊपर प्रेशर था खान साहब का परवेज इलाही साहब के ऊपर कि वो असेंबलियां तोड़ दें। हालांकि वो भी हमें तो एक पूरा ड्रामा ही लगता है। अगर खान साहब इतने ही सीरियस हों तो KP की असेंबली क्यों नहीं तोड़ते? तो इसलिए गवर्नर साहब, सर आप उनको उकसाते रहते हैं, पहले आप कहते हैं पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़े, इंतखाबात हो जाएंगे, वो तोड़ने जाते हैं, आप अदम एतमाद भी ले आते हैं, फिर एतमाद का वोट भी लेने को कह देते हैं। आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे। अब वो आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दे, वो बेचारे वो तोड़ने जाएंगे तो आप वहां पे भी कोई वो लगा देंगे, आप कोई रखना डाल देंगे आप कोई। देखें खान साहब को किसने कहा कि वो कह देंगे जी जुम्मे को मैं तोड़ूंगा असेंबली? जिस दिन उन्होंने बात की थी उसी दिन एडवाइस लिखवाते और भेज देते। जुम्मा मुबारक दिन था, उन्होंने सोच के कुछ कहा होगा, कोई मीटिंग शीटिंग होगी, कोई आपको पता है चांद सितारे, कोई हॉरोस्कोप, कोई आपको पता है सूरज ग्रहण कहे, कोई सितारों की चाल।
ओके ठीक है। केपी में वो जुम्मतुल विदा कब आ रहा है? वो जुम्मा जो है कब आ रहा है वो तो गुजर चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए गवर्नर साहब ने सही स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि जिस वजीर आला के पास अक्सरियत नहीं है वो कैसे असेंबलियों को तोड़ सकता है, वो कैसे वो फैसला ले सकता है। ठीक है। तो अगर वो एतमाद का वोट अब भी परवेज इलाही साहब अगर ले लेते हैं तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह जी, असेंबलियां तोड़ें और फिर बाई इलेक्शन हो जाएंगे और फिर सब चीजें आ जाएंगी। एक और चीज सना साहिबा जी सर, जो एक किस्म का हवा बनाया हुआ है कि जी देख लें जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब जी खान साहब जीत रहे। खान साहब ने तो लूज किया। ये वो सीटें हैं जो उनकी सीटें थी। एमपीए के जब इलेक्शन हुए उसमें लूज किया। अब भी आप देखें जो एमएनए के इलेक्शन हुए उनमें भी उनकी सीटें गई हैं। ये वो सीटें नहीं हैं जो किसी और की थी, पीपल्स पार्टी की थी, पीएमएलएन की थी, जेयूआई या एएनपी की थी, जिन पर इलेक्शन हुए और जी खान साहब वाले लोग जीते हैं। वो ऑलरेडी वही सीटें हैं जो खान साहब की सीटें थी, उसमें भी उन्होंने जो है वो लूज किया है। और दूसरा ये झूठा बयानिया था जो अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है। जिस तरह की ऑडियो लीक्स आ रही हैं वो भी खत्म हो गया। जो इन्होंने पहले एक साइफर बनाया था, फिर साजिश चले की, सर, आप इसी उम्मीद में रहिएगा कि खुद ब खुद हर फिर चीज खत्म होती जाएगी। ऐसे होता नहीं है ना, कुछ चीजों के ऊपर तो रोक टोक करनी पड़ेगी। और इतने सादा तो नासिर हुसैन शाह साहब आप भी नहीं है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आप नहीं करा रहे, इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल रखना आप लोग डाल देते हैं। आप लोग कहते हैं आप डरते नहीं है, आपको खौफ नहीं है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात आप लोग नहीं कराते। लेकिन लेट मी जस्ट गो टू निहाल हाशमी साहब क्विकली। निहाल हाशमी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मामलात हैं जो कि ज़ाहिर सिंध में देखने में आ रहे हैं कि चले जी सैलाब का मसला है, वहां पर इलेक्शंस नहीं हो सकते, फिर यूनियन काउंसिल्स के ऊपर आपने देखा कि पहले वो फिर 101 हुई, फिर वो 125 हो गई। तो यहां तक तो बात समझ में आती है पीटीआई की तरफ से, ये बात तो दुरुस्त साबित होती है कि आप लोग डरते तो हैं, आप बल्दियाती इंतखाबात में भी उनका मुकाबला करने से डरते हैं। और अगर ये डर और खौफ क्या ये इतना आप लोगों के ऊपर हावी हो गया है कि जो आपने IMF के जो बेल आउट प्रोग्राम है उसकी जो शराइत पूरी करनी है उसमें भी हायल हो रहा है? आपने जो सवाल किया उसमें 3 जवाब है। नंबर 1, इमरान खान साहब 4.5 साल पाकिस्तान के वजीर आजम थे बिला शिरकत गैर। क्या उखाड़ा उन्होंने? नवाज शरीफ ने छोड़ा था 30 रुपए का आटा, वो लेके गए 100 रुपए पे आटे को। नवाज शरीफ ने छोड़ा था 100 रुपए का डॉलर, वो लेके गए 180 रुपए पे। अब आइए दूसरी तरफ, इमरान खान अगर इलेक्शन जीत भी जाएंगे तो क्या वो कर लेंगे? ये जो माजी में करते रहे वही आज भी करेंगे, वही करप्शन होगा, वही बीआरटी। इलेक्शन जीतना तो उन्होंने है नहीं। मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की इस्लामाबाद की और कराची की, यकीनन ये कोई अच्छी चीज नहीं है, हमें कर लेना चाहिए था और करना चाहिए और हम करेंगे। मगर इमरान खान साहब ने आते ही पंजाब के बल्दियाती इदारों को जिस तरह से बुलडोज किया और जिस तरह से इनके जो लोग कहते हैं कि जी आप इलेक्शन नहीं करा रहे, शर्म इनको नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट ने इनको बार बार नोटिस दिया, इनको तारीख मुतय्यन किया, उसके बावजूद ये पंजाब में इलेक्शन नहीं किया बल्दियात। और पंजाब में चलती हुई बल्दियाती हुकूमत को इन्होंने तोड़ के एक तरफ कर दिया था। अब रह गया कि ये जो जीत रहे हैं जनाब, 2 सीटें वो लीज कर गए, कराची में, एक मुल्तान में। उसके अलावा ये उनकी अपनी सीट थी। और तीसरा, उस वक्त जाली इनका एक था नैरेटिव के जी अमेरिका ने निकाला। अब लोगों को पता चल गया, इन्होंने खुद कह दिया नहीं जी अमेरिका ने नहीं निकाला है। तो ये इनके सारे जारी नैरेटिव है। मैं समझता हूं कि सियासी लोगों को आना चाहिए मैदान में और खान साहब को याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान से छोटे हैं, पाकिस्तान उनसे बड़ा है। आज पाकिस्तान का मामला और वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, उसके मुस्तकबिल के साथ करें और उसके गरीब आवाम को माशी मुश्किलात में धकेल रहे हैं। तो खान साहब पाकिस्तान से बड़े नहीं है। अगर कई ऐसे लोग आते हैं पाकिस्तान की सियासत में, आए भी हैं, चले गए, जो समझते थे कि वो इंडिस्पेंसिबल है, कोई तो सर खान साहब को इग्नोर करें, जो टफ डिसीजंस लेनी है वो लें। आपकी मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं, मामले को हल करें। अगर जो आप लोगों ने अवाम को कमर आपने तोड़नी है वो आज तोड़ें या कल तोड़ें, तोड़नी तो है। मगर मैं कह रही हूँ कि कोई फैसले हों तो सही, कोई इकोनॉमी को चलना नजर तो आए, फिर ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को चार्ज तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा चलिए, ये हम इकोनॉमी तो चला लेंगे, मगर इसमें भी फिर एक बात मैं आपको करूं सना, ये खान साहब गए थे ना IMF में जाकर के ये मुआहदा करके आए थे। कौम को ये, हमें देखिए, मेरा और आपका फर्ज है, नासिर साहब का फर्ज है, नासिर भाई का, कि हम एजुकेट करें कि IMF के पास जो ये टर्म्स एंड कंडीशन लेके गया था, ये इमरान खान लेके गया था, हम नहीं लेके गए थे। ये इमरान खान IMF में गया था, इसने डॉलर बढ़ाया, इसने सऊदीया को नाराज किया, इसने दुबई को नाराज किया, इसने कतर को नाराज किया, इसने अफगान को नाराज किया, इसने अमेरिका को नाराज किया, इसने पाकिस्तान के अपने कारोबारियों को नाराज किया। हर चीज को इसने तबाह बर्बाद कर दिया अपनी जात के लिए सिर्फ। तो इनको मैं बताना चाहता हूं
खान साहब आप बहुत छोटी सी चीज है, पाकिस्तान बहुत बड़ा 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे और आप इंडिस्पेंसेबल। हम आपकी माशरत पे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपकी ऑडियो पे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल में आपने क्या किया और 10 साल जो आप केपी में थे वहां सर वो 3.5 साल हजम हो गए आपके 6, 7, 8 माह जो है ना वो हलक में फंस गए हैं, वो हलक में फंस गए हैं कि आप लोगों का कसूर है, इसमें आप ही लोग भुगतेंगे। मैं तो इस पर ठीक सर, वो आज भी पंजाब गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, पंजाब गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लेके घूम रहे, पंजाब गवर्नमेंट की गाड़ियां लेके घूम रहे। वो पाकिस्तान से ऐसा मोहब्बत है कि वसाइल को आप हड़प करके खा लें और जो मसाइल है उसके ऊपर आप हर रोज एक नया मसाइल पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें। हर फिरौन का एक अंजाम होता है, कोई ना कोई मूसा आता है और हर फिरौन को नील में डूबना पड़ता है। इमरान खान साहब भी अगर समझते हैं कि वो सियासत में फरौनियत कर रहे हैं तो ये फरौनियत है उनको डुबा के। और हजरत मूसा ने भी अपने भाई का साथ मांगा था मदद के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या समझते हैं, वो भाई का किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या ये बकअप कर सकती है कि ये डार साहब जो फैसले अब तक नहीं ले पा रहे हैं, जो कि 9वें और 10वें राउंड में फंसे हुए हैं हम, कि हमारा बेल आउट प्रोग्राम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मईशत और मजीद बिगाड़ का शिकार हो रही है, फिर एक जाहिर है एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। आप क्या समझते हैं सर, क्या करना चाहिए? आप सपोर्ट करेंगे डार साहब को? 800 बिलियन रुपए के टैक्स लगने सर। जी देखिए, जिस तरह मोहतरम निहाल साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ें उस 3 साल 7 माह और कुछ घंटों और वाली हुकूमत की हैं जो इस 5-6 माह की हुकूमत के ज़िम्मे पड़ गई। ये तो वो लोग थे जो कह रहे थे IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। फिर जिस तरह का एग्रीमेंट इन्होंने किया इससे पहले कभी नहीं हुआ, और फिर उसको सबोताज करने की कोशिश की गई जब इनको लगा कि वो जा रहे हैं। उसमें खुद कहा इन्होंने जी हमने माइंस बिछा दी। फिर बाद में आपको याद होगा जो शौकत अजीज़ साहब ने उकसा रहे थे 2 जो सूबाई वज़रा थे फाइनेंस के, और फिर वो एक तसलसल अब भी चल रहा है। इवन डोनर्स जो हैं उनको भी ये लिख रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि जी आप सपोर्ट ना करें। ये इस तरह की इनकी जहनीत है, ये मुल्क की बात नहीं समझते, ये सिर्फ अपनी जाती बात समझते हैं। आपको अंदाजा होगा कि अच्छा जब सर, एक मिनट सर, मैं बात कम है, वेरी शॉर्ट सर, आपके गले को भी आराम देती हूं, आपके गले को भी आराम देती हूं, ऑफर करते थे। चले अब मैं आपको आपके गले को भी आराम देती हूं। छोटा सा सवाल करती हूं, छोटा जवाब दीजिएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने वाले आप होंगे या कोई और होगा? आपको डर है कि ऐसा होगा? जी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। इलेक्शन 23 अक्टूबर में होंगे, 2023 अक्टूबर में, और फिर जो अवाम फैसला करेगी वो होगा। टेक्नोक्रेट सेटअप हमें तो कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं। निहाल हाशमी साहब ठीक है। राजा परवेज अशरफ साहब ने 126 इस्तीफे मंजूर करने हैं PTI के। सर पहले इनकार होता है, कभी इकरार होता है, कभी खत किताबत होती है, कभी प्यार मोहब्बत होती है, कभी वो कहते हैं एक वफ्त आएगा, फिर कहते हैं जी हम इकट्ठे आएंगे, फिर वो कहते हैं जी इंडिविजुअली आए। आज राजा परवेज अशरफ ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि मैं तो आके बैठा हुआ हूँ, आप लोग नहीं आए। उन्होंने डोगर साहब को फोन किया, डोगर साहब ने कहा कल हम सुबह 11:30 बजे आपके ऑफिस में आपसे। एंड वेलकम बैक। इमरान खान साहब नाराज हो जाएं तो कोई मसला नहीं, बाजवा साहब से नाराज हो जाएं तो भी कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, जो भी नाराज हो एक दूसरे से। लेकिन IMF पाकिस्तान से नाराज हो गया और 9th और 10th राउंड कामयाब ना हुआ, और स्टेट बैंक को ऑटोनमस ना किया पाकिस्तान ने फौरी तौर पर, और 800 बिलियन का जो रेवेन्यू टैक्सेस में इजाफा करना अगर ना किया तो फिर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा। इस बुनियाद पर एक टेक्नोक्रेट सेटअप ज़रूर आ सकता है। अगर पॉलिटिकल कॉस्ट टेक्स ओवर द राइट डिसीजन फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, तो जाहिर है कि फिर somebody will step in। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, विल बेटर सेंस प्रिवेल। कबर आवाम की वैसे भी टूट ही गई है, थोड़ी और बोझ डाल दीजिए, कम से कम मुल्क को बचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।